तत्व चल रहा था, कहाँ किए थे, यौगिक पे लास्ट किए थे, क्या क्या बात किए थे हम थोड़ा सा पहले ये बता लो। सबसे पहले सर हम लोग भौतिक गुण के आधार पे पढ़ लिए थे, रासायनिक गुण के आधार पे चर्चा कर रहे थे। रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटे थे, ध्यान देना। रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में, 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ है और उसमें से भी हम लोग किस पदार्थ को पढ़ रहे थे सर, तो शुद्ध पदार्थ को। किसको पढ़ रहे थे, तो तत्व को हम लोग पढ़ करके आए थे। किसको पढ़ करके आए थे, तत्व को। थोड़ा सा नजर डालना कि इस तत्व के बारे में हम लोग पढ़ करके आए थे सर। तत्व को हम लोग क्या बोले थे सर, तो एलिमेंट। क्या बोले थे, तो एलिमेंट। ये जो तत्व था सर, ये समान प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ था। किससे मिलकर के बना हुआ था, समान प्रकार के, समान प्रकार के, समान प्रकार के कणों से, समान प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ था। यही बात ना था, कणों से मिलकर बना था, समान प्रकार के कणों से मिलकर बना था, बना है, बना होता है। एक बात बताओ कि जब हम पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे तो सर ये समान प्रकार के कण, समान प्रकार के कण क्योंकि पदार्थ ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। बोलो बात क्लियर है सर। तो याद रखना कि सर जो तत्व होता है वो किससे मिलकर के बना होता है सर, तो समान प्रकार के कणों से। यानी कहने का मतलब है सर कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, समान प्रकार के, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी सर इस लाइन से एक बात स्पष्ट हो गया, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। एक बात तो तय हो गया सर कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे सर, तो परमाणु। क्या कहेंगे सर, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे, परमाणु। यानी मेरा कहने का मतलब है सर कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसको 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 ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, जिसको ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जा सकता है सर, तो विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अलग नहीं किया जा सकता, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाबू एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लभवाजे। क्या नाम था, इन्होंने सर तत्व को 2 भागों में बांट दिया था सबसे पहली बार। एक को बोल दिया था कि धातु है और दूसरा को क्या बोल दिया था, अधातु है। लेकिन सर इसका गुण ही अलग अलग हो जाता था। क्या हो जाता था सर, तो याद रखना है सर कि तत्व को हम लोग सबसे पहले कितने भागों में बांट देंगे सर, तो 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। तो आपको हम क्या बात कर रहे थे पिछले क्लास में कि ये जो तत्व है क्या है सर, तो ये जो तत्व है वो क्या होता है सर, तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है सर, है ना। इसको ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। पदार्थ तत्व का सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं सर, तो परमाणु। क्या कहते हैं सर, तो परमाणु। थोड़ा सा केयर करना ये परमाणु पर, ये परमाणु संरचना जब हम पढ़ाएंगे तो उस बात पे हम केयर करवाएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा केयर करो। ये मान लो कि सर ये है नाभिक, ये क्या है सर, तो पूरा परमाणु। याद रखना है सर परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। इस परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। और इस नाभिक में कौन रहता है सर, तो कहेंगे इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है सर, तो नाभिक के बाहर। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है सर, तो बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहां होता है उसको क्या कह दिए, नाभिक। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं सर, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सेल या कक्षा बोलते हैं। सेल बोलते हैं या कक्षा बोलते हैं, सेल बोलते हैं या कक्षा। तो याद रखने का है सर कि ये जो पदार्थ तत्व है, तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं सर, तो परमाणु। और इस परमाणु का 3 मौलिक कण कौन कौन सर, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो बताओ सबसे पहला कौन सा कण है सर, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन पर आप केयर कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। यानी कैसा चार्ज होता है सर, तो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी, बताएगा बाबू, खोजकर्ता से क्वेश्चन पूछता है, जे थॉमसन। क्या पूछता है सर, जे
थॉमसन। अच्छा बाबू, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है सर? तो नाभिक के बाहर। यह कण जो होता है ये गतिशील कण होता है। कैसा कण होता है सर? तो गतिशील कण होता है। क्या होता है सर? तो ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में ये क्या कर रहा होता है सर? तो चक्कर लगा रहा होता है। तो याद रखना कि सर ये कैसा कण होता है? गतिशील कण होता है। इसकी खोज किसने की थी सर? तो जे थॉमसन ने। किसने की थी सर? तो जे थॉमसन ने। एक बात बताओ बाबू कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाद एक और है सर, जिसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? प्रोटॉन। क्या नाम दे रहे हैं? प्रोटॉन। और एक बात बताओ बाबू कि ये प्रोटॉन होता कहाँ है सर? तो कहेंगे प्रोटॉन तो नाभिक में होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। लेकिन एक बात बताओ कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है सर? तो कहेंगे धन आवेश। कैसा आवेश होता है? धन आवेश। यानी इस पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा सर? तो पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी खोज किसने की थी सर? तो कहेंगे गोल्डस्टीन। किसने की थी सर? या कभी कभी नाम आ जाता है रदरफोर्ड का। किसका नाम आ जाता है सर? तो दोनों नाम याद रखना है सर। एक को याद रखना है सर क्या सर? तो गोल्डस्टीन। क्या नाम याद रखना है सर? गोल्डस्टीन। और दूसरा नाम क्या याद रखना है सर? तो रदरफोर्ड। क्या याद रखना है सर? तो रदरफोर्ड। अच्छा, एक और था सर कण जिसका नाम क्या दे रहे थे सर? तो न्यूट्रॉन। क्या दे रहे थे नाम सर? न्यूट्रॉन। हम लोग परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हम केवल एक बात निकाल दिए हैं कि तत्व का सूक्ष्मतम कण से क्वेश्चन पूछता है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो कहेंगे तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये परमाणु का सर स्ट्रक्चर है और न्यूट्रॉन सर इसका तीसरा कण है। और न्यूट्रॉन पर बताओ कि कैसा आवेश होता है? तो कहेंगे सर कोई आवेश नहीं। इस पर जो आवेश होता है वो कोई आवेश नहीं होता है। इस पर जो आवेश होता है कोई आवेश नहीं होता है। एक बात बताओ कि इसका खोज किसने किया था सर? कहेंगे जेम्स चैडविक। किसने की थी सर? तो जेम्स चैडविक। किसने किया था सर? तो जेम्स चैडविक ने किया था। याद रखना बाबू कि ये जो परमाणु होता है ये परमाणु क्या होता है सर? तो उदासीन होता है। जबकि नाभिक कैसा होता है सर? तो धन आवेशित। बताओ परमाणु कैसा होता है? परमाणु जो होता है वो क्या होता है सर? तो परमाणु जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। जबकि नाभिक जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं? नाभिक। वो कैसा होता है सर? तो धन आवेशित होता है। क्या होता है सर? तो धन आवेशित होता है। बोलो बात क्लियर है सर? तो याद रखने का है सर कि ये जो है परमाणु वो उदासीन होता है, लेकिन सर नाभिक में कैसा आवेश होता है सर? तो धन आवेश। ऐसे सोच लेने का है सर कि देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं है, तो बचा कौन सर? प्रोटॉन पे कैसा आवेश? प्रोटॉन पे कैसा आवेश? तो बताओ बेचारा ये प्रभाव धन आवेश का ही ना दिखाएगा यहाँ पर, कहे कि न्यूट्रॉन आते हैं वो कोई प्रभाव डाल ही नहीं रहा। लेकिन सोचो कि ये है परमाणु। ये क्या है सर? जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन। तो जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यानी कुल मिलकर के उदासीन बन गया सर। बोलो बात क्लियर है? इसीलिए परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन। लेकिन नाभिक क्या हो जाएगा? धन आवेशित। ये किसका बात कर रहे थे सर? तो तत्व का। लेकिन तत्व को जब बांटते बांटते हम लोग गए थे सर, तो तत्व को बांटते बांटते सर तत्व कितने भागों में बट गया था सर? तो 3 भागों में। कितने भागों में बट गया था? 3 भागों में। तत्व 3 भागों में कौन कौन बटा था सर? तो सबसे पहला बटा था सर, तो तत्व को अगर हम लोग बांट रहे थे तो तत्व को 3 भागों में बांटे थे। एक को क्या बोले थे सर? तो धातु। और एक को क्या बोले थे? अधातु। और एक को क्या बोले थे? उपधातु। एक को क्या बोले थे? उप धातु। एक था धातु, दूसरा था अधातु और तीसरा क्या था? उपधातु। धातु का बाबू बात हम लोग धातु और अधातु चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केयर करना कि धातु किसको कहते हैं सर? तो जिसमें चमक पाई जाती है, जो ठोस अवस्था में होता है, जो धारा और उष्मा का प्रवाह करता है, उसी को क्या कहते हैं? धातु। जैसे पहला धातु में याद रखना है सोडियम, दूसरा धातु में याद रखना है पोटेशियम। ये सब के सब क्या है सर? तो धातु है। जैसे में आपके साथ याद रखना है सोना। क्या बोले सर? सोना। बोले तो गोल्ड है ना। जैसे बोले तो सर सिल्वर, सिल्वर बोले तो चांदी, सिल्वर बोले तो चांदी। कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा, कॉपर बोले तो तांबा। लोहा, लोहा बोले तो आयरन, लोहा बोले तो आयरन। ये सब के सब क्या है सर? धातु। जैसे में सर पारा बोले तो मरकरी। क्या बोलते हैं सर? मरकरी। इसको क्या बोलते हैं सर? तो पारा, यानी जिसका संकेत क्या होता है? Hg। ये सब के सब क्या है सर? धातु। अगर अधातु की बात किया जाए तो अधातु में अगर बात किया जाए सर तो सबसे पहले आ जाइए तो ऑक्सीजन। क्या नाम लिखिएगा? ऑक्सीजन। ये क्या है सर? तो अधातु। क्लोरीन, ये क्या है सर? तो अधातु है ना। ब्रोमीन, ये भी क्या है सर? तो अधातु। आप आइएगा तो कार्बन, ये भी क्या है सर? तो अधातु। ये सब के सब क्या है सर? तो अधातु। आयोडीन, ये भी क्या है सर? तो अधातु है। उपधातु में आ जाइएगा सर तो उपधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे में आइए तो क्या मिलेगा सर? बोरॉन। उसके बाद आ जाओ सिलिकॉन। क्या मिलेगा? सिलिकॉन। उसके बाद क्या मिलेगा? जर्मेनियम। क्या मिलेगा? जर्मेनियम। क्या मिल जाएगा? उसके बाद आर्सेनिक।
क्या मिलेगा, आर्सेनिक, उसके बाद क्या मिलेगा, एंटीमनी, क्या मिलेगा, एंटीमनी, फिर क्या मिलेगा, टिलूरियम, क्या मिलेगा, टिलूरियम, टिलूरियम, क्या मिलेगा, टिलूरियम, उसके बाद क्या मिलेगा सर, तो पोलोनियम, क्या मिलेगा सर, तो पोलोनियम। ये सब के सब क्या है सर, तो उपधातु है। तो बताओ तत्वों को कितने भागों में बांट दिया गया सर, तो 3 भागों में। कैसे कैसे बांटा गया सर, तो सबसे पहले बांटा गया सर धातु में, उसके बाद अधातु में, और उसके बाद उपधातु में। याद रखना है कि तत्व एक कैसा पदार्थ है, तो कहेंगे शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक कैसा पदार्थ है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो तत्व है, ये जो तत्व है, ये एक कैसा पदार्थ है, तो कहेंगे कि तत्व सर शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसको पढ़ रहे हैं शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में, है ना। किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, तो बताओ तत्व कैसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। अब देखो ये जो तत्व है, ये पृथ्वी पर कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं सर, जैसे ऑक्सीजन पृथ्वी पे पाया जाता है सर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो पृथ्वी पर क्या होते हैं सर, तो पाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। बोलो बात क्लियर है सर। तो कुछ कुछ तत्व है जो पृथ्वी पर सर पाया जाता है, कुछ कुछ तत्व है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। अब दिक्कत इस बात से है कि सर कौन ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वो दोनों तत्व का आप क्या करें सर, तो नाम बताएं कि सर कैसे कैसे होता है। तो लिखना बाबू सबसे पहले, इधर उतारने की जरूरत नहीं ना थी, चलो हेडिंग डालना, यहां पर लिखना कि हमारे शरीर में तत्वों की उपस्थिति। क्या लिखना बाबू, हमारे शरीर में तत्वों की उपस्थिति। हमारे शरीर में तत्वों की उपस्थिति, तत्वों की उपस्थिति। बताओ बाबू हमारे शरीर में तत्व बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित है कि नहीं है। हमारे शरीर में लोहा भी होता है सर, हमारे शरीर में कैल्शियम भी होता है सर, हमारे शरीर में फास्फोरस भी होता है सर, हमारे शरीर में कार्बन भी होता है सर, है ना। न कहता है कभी कभी डॉक्टर वन जगह जीमित कह देता हूँ क्या आयरन की कमी है, और आयरन के गोली दे देगा खाने के लिए। खूब जाओ आंगनबाड़ी से आयरन के गोली लो और खूब खाते रहो। आंगनबाड़ी से मिलता है आयरन का गोली, मिलता है ना। आयरन का गोली, विटामिन का गोली, प्रोटीन का गोली, बोली तो एक से एक मिलेगा आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी खोल के वाड़ी, है ना। कहाँ पढ़े जाहू, आड़ी बाड़ी में। आंगनबाड़ी पूरा खतरनाक बेचारा बोलता है ये आड़ी बाड़ी कहाँ पड़ता है कहाँ। तैयो काहेला 10 बार दोहरावे का बात भी करा नहीं, हम तो आड़ी बाड़ी में जाते हैं, आंगनबाड़ी में तो जैबे नहीं करते हैं। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ, सबसे ध्यान देना बाबू, पृथ्वी पर के हमारे शरीर में लिख रहे हो, हमारे शरीर में तत्वों की उपस्थिति बताओ। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है हमारे शरीर में, कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। छुच्छे खींचते हैं ना बाबू, पूरे शरीर में फैल जाता है ना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सर, सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है सर, तो ऑक्सीजन। क्या है सर, तो ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद देखोगे बाबू तो ये कितना परसेंट पाया जाता है सर, तो कहेंगे 64.5%, 64.5%। ऑक्सीजन के बाद आ जाओ बाबू तो क्या है सर, तो कार्बन। क्या है, कार्बन। इसके बाद क्या पाया जाता है हमारे शरीर में सर, तो कार्बन। और कार्बन का प्रतिशत मात्रा देखा जाए बाबू तो 18.1% है। हमारे शरीर में कितना है, 18.1%। न देखते हो कार्बन जितना भी खाना खाते हो ना, सब के सब जैसे तेल खा रहे हो, एक कार्बनिक यौगिक है, उसमें क्या है सर, तो कार्बन है। उसमें क्या है, एक रिसर्च था बाबू, उस रिसर्च पे हम जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि सर ये तो पूरा खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है, हम लोग ब्रश करते हैं ना, देखो रिसर्च कहाँ कहाँ होता है। जब ब्रश करते हैं हम लोग तो ब्रश धीरे धीरे घिस जाता है, देखोगे ना ब्रश धीरे धीरे क्या होता है। या बच्चों को टिफिन देते हो लंच करने के लिए, तो बच्चों का टिफिन भी जो होता है वो प्लास्टिक का होता है सर। आप उस टिफिन को भी देते हो तो वो भी धीरे धीरे सर किसी न किसी तरह से घिस जाता है। याद रखना कैंसर का सबसे बड़ा कारण में एक कारण वो भी है, जैसे ब्रश से मुंह धोना। जो प्लास्टिक होता है ना, उसके छोटे छोटे कण यानी माइक्रो प्लास्टिक जिसको कहा जाता है, वो माइक्रो प्लास्टिक वो घिस नहीं जाता है, वो धीरे 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 छोटे छोटे कणों में टूट टूट के हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और वो एक कैंसर का रूप देने के लिए बहुत काफी है, वो उतना समझो।
एक टूथपेस्ट का एक ब्रश का माइक्रोप्लास्टिक एक कैंसर पीड़ित पेशेंट बनाने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, लाल प्लास्टिक भी मार्केट से आता है ना, काला प्लास्टिक भी रहता है, सफ़ेद प्लास्टिक भी। लाल प्लास्टिक देखो बहुत कम मिलता है मार्केट में। क्यों मिलता है कम? उसमें तुम सब्जी भी लाओगे ना तो सब्जी में देखोगे लाल लाल लग जाएगा। कोई भी चीज़ खाने वाला लाओगे ना तो वो लाल लाल लग जाएगा। वो क्या है सर? तो छुच्छे केमिकल है। जैसे समोसा लाओ तो काला वाला में तो दिखता नहीं है, ललका ना दिख जाता है, सफ़ेद वाला नहीं दिखता है, ललका तो आसानी से दिख जाता है। अब वो प्लास्टिक वैसी खाते खाते, रोज 2 समोसा प्लास्टिक में खा रहा है, वैसी खाते खाते आदमी साल भर में कम से कम 1 kg प्लास्टिक का कण खा जाता है, यानी माइक्रो प्लास्टिक खा जाता है। आज के डेट में लड़कियों के साथ एक समस्या हो रहा है कि माँ बनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। उसका सबसे बड़ा कारण बताया गया आज के डेट में, जब रिसर्च किया गया कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक है, ये माइक्रो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है। और प्लास्टिक वो एक अमर चीज़ है, वो अपना केवल रूप बदल सकता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। कागज़ जला दोगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक केवल और केवल अपना रूप बदलेगा। धरती पर वो एक अमर चीज़ है। कहीं पे अगर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वो सबसे ज़्यादा किसके कारण है बाबू? तो प्लास्टिक के कारण है। आप नदी में देखो, अगर बहुत सारा कचरा जमा हुआ, उसमें 80% से ज़्यादा तुमको क्या दिखेगा? तो प्लास्टिक। काहे नहीं? चप्पल छपलाल रहे वो भी प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक ना हुआ होता तो वो गल गया होता। कागज़ पानी में ज़्यादा दिन दिखता है? नहीं ना दिखता, लेकिन प्लास्टिक को सालों साल क्या हज़ारों साल छोड़ दो, वो प्लास्टिक है, मतलब वो अमर है। यमराज भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सोचो कि जिस समय कार्बनिक यौगिक नहीं बना था प्रयोगशाला में, उस समय प्लास्टिक नहीं बना। जब कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया तभी प्लास्टिक का निर्माण हुआ। कहा कि प्लास्टिक भी एक कैसा यौगिक है सर? तो कहेंगे कार्बनिक यौगिक है। बोलो बात क्लियर है? तो याद रखना है कि सर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत हमारे शरीर में होता है? 64 पॉइंट, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है सर? तो कार्बन। और उसके बाद क्या पाया जाता है सर? तो हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे सर? तो हाइड्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है बाबू कि हमारे शरीर में बताओ तत्वों का क्रियाशीलता क्रम निम्न में से कौन सही है? 4 गो ऑप्शन बना देगा और चारों में से इसे सजा देगा। बोलो बात क्लियर है सर? समझ में आएगा? तो हाइड्रोजन ये लगभग हमारे शरीर में कितना प्रतिशत होता है सर? तो 10% के बराबर होता है। उसके बाद आ जाइए तो क्या दिखेगा सर? तो नाइट्रोजन। क्या दिखेगा सर? तो नाइट्रोजन। क्या दिखेगा सर? तो नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन लगभग हमारे शरीर में 3% के बराबर होता है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है सर? तो लगभग 3% के बराबर होता है। नाइट्रोजन के बाद आ जाइए तो कैल्शियम। क्या दिखेगा सर? कैल्शियम। नाइट्रोजन के बाद क्या दिखेगा आपको? तो कैल्शियम दिखेगा। क्या दिखेगा? कैल्शियम। और कैल्शियम लगभग कितना होता है सर? तो 2.21% के आसपास लगभग होता है सर। और कैल्शियम 2.21 नहीं, 2.12 होता होगा। हाँ, 2.12% के लगभग होता है सर। और कैल्शियम के बाद आ जाइए तो फास्फोरस। क्या दिखेगा सर? तो फास्फोरस। तो याद रखना है सर कि ये जो रहा, ये रहा फास्फोरस। क्या रहा सर? तो फास्फोरस। और ये लगभग हमारे शरीर में कितना मात्रा में पाया जाता है सर? तो लगभग 1.10% के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में कई तत्व पाए जाते हैं, जैसे में पोटेशियम पाया जाता है, जैसे में मैग्नीशियम पाया जाता है, जैसे में कैल्शियम पाया जाता है, जैसे में लोहा पाया जाता है। यानी हमारे शरीर में और भी अन्य तत्व पाए जाते हैं सर। अन्य तत्व में कौन कौन रहता है सर? तो अन्य तत्व में आ जाइए तो जैसे में बाबू आयरन, यानी डॉक्टर बोलता है ना लोहा की यानी आयरन की कमी हो गया, तो एक मतलब ये नहीं कि एक पौवा काटी लेना है मुंह में निगल जाना है, आयरन की कमी पूरा हो गया सर, है ना। देखते हो ना कढ़ाई वढ़ाई में जंग लग जाता है तो आदमी बहुत दिन, लोहा का कढ़ाई को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। थोड़ा बहुत खंगाला आदमी और इसी धर के भूंज दिया, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, खा लिए तो तनी सुन, कोई दिक्कत नहीं। अरे शरीर को आयरन चाहिए ही चाहिए। अब आयरन तुम किस रूप में ले रहे हो? अभी नहीं कि आयरन चाहिए सर तो एगो नट खोल के किधरों से गोटे निकल गए सर, धीरे धीरे आयरन की कमी शरीर में पूरा होते रहेगा, वैसा नहीं बाबू। जिस रूप में शरीर को चाहिए ना उसी रूप में उसको देना पड़ेगा। बात समझ में आया? जैसे भोजन हमारे शरीर को जिस रूप में चाहिए उसी रूप में, जानवर को जिस रूप में चाहिए उसी रूप में। हालांकि एनर्जी वो भी ले रहा है, एनर्जी हम भी, वो अलग रूप में ले रहा है, भोजन का ग्रहण कर रहा है, हम अलग। तो वैसी तरह से जो तत्व होते हैं उसको अलग अलग। आपका ऑक्सीजन लेने का मतलब है कि गोटे पी जाए हम नहीं ना, उसको लेने का तरीका है कि हवा के साथ लेंगे। हाइड्रोजन लेने का तरीका है कि सर हम जल के साथ लेंगे। बात समझ में आया? आयरन लेने का तरीका है कि हम हरे साग सब्जी के साथ लेंगे। बात समझ में आया? ये नहीं कि सर आयरन की जरूरत पड़े, डॉक्टर आयरन की कमी बताया कि आयरन के टैबलेट छोड़ करके वो नट निकल गई। दिमाग दे दिए हैं बबली, दिमाग में रखना है कि टैबलेट ना मिले आयरन का तो दे देना है वो नट खोल के केकरो किलो हो गया हो क्या, आयरन की कमी पूरा। तो ये जो उपस्थिति था ये अन्य तत्व हमारे शरीर में रहता है। जैसे में क्या रहता है सर? तो लोहा। जैसे में और क्या पाया जाता है सर? तो पोटेशियम। क्या पाया जाता है?
पोटेशियम। क्या पाया जाता है? पोटेशियम। जैसे और हमारे शरीर में क्या पाया जाता है सर? तो कहेंगे मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये सब के सब क्या है सर? तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। बोलो बात क्लियर है सर? जैसे में सर हमारे शरीर को कॉपर की भी आवश्यकता पड़ती है सर, यानी सर जितने तत्व हैं वो सभी तत्वों को क्या पड़ती है सर? तो आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर का। तो शरीर में तो बताओ, ये आपसे क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाएगा कि शरीर में बताओ कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है और सबसे कम मात्रा में। बोलो क्लियर है सर? इसके अलावा भी शरीर को हमारे अन्य तत्वों की जरूरत होती है, जैसे में बोलो बात क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सर ये सब तत्व को खाली लोहा औजार बनाने में काम आता है, नहीं। कभी कभी देखते हो ना, मिठाई के परत पे चांदी का एक परत चढ़ा दिया जाता है मिठाई के ऊपर, यानी सर हमारे शरीर को चांदी की भी आवश्यकता हो जाती है कभी कभी, इसीलिए सर मिठाई पे रख दिया जाता है चांदी का परत कि खाओ बेटा तंदुरुस्त रहो, है ना। पहली बात। दूसरी बात कि मिठाई खाने में भी आसान हो जाता है, चांदी का परत रहता है तो मुंह में लसड़ाता बहुत कम है। बात समझ में आया? खाओगे ना तो एकदम शांति से, नहीं तो कोई कोई तो जैसे खा लोगे तो अंगूरिया डाल के वैसे निकाले पड़ेगा, ऐसे लगा जेसीबी लगा दी सर, तखनी निकालना पड़ता है ना। कोई कोई फंस जीतो तो लगता नहीं कि एकदम अंगूरिया डाल के वैसे निकाले। चॉकलेट खाओ कोई कोई वाला, है ना, तो एकदम जितना का मैया ना उतना का झुनझुना हो जाता है, मैंने कि एकदम पूरा तेज को चॉकलेट इतनी सुना पता चला पेट में गेवन की तो इधर लेसड़ाल है, पूरा माहौल बनेले है अपन। तो ध्यान रखना है कि सर इसमें से ये किसका क्रम है सर? तो हमारे शरीर में तत्वों की उपस्थिति। थोड़ा सा सर पृथ्वी पर तत्वों की उपस्थिति देखना, क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, तो लिखे सर भू परपट्टी पर तत्वों की उपस्थिति। भू परपट्टी पर तत्वों की उपस्थिति, तत्वों की उपस्थिति, भू परपट्टी पर तत्वों की उपस्थिति। बताओ बाबू भू परपट्टी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा तत्व है जो पाया जाता है? कहेंगे ऑक्सीजन सर। छुच्छे उड़ाल चल रहा है, जिन्हें मन पा रहा है उन्हें, है ना सर। भू परपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है सर? तो ऑक्सीजन। तो कहेंगे सबसे पहले सर क्या सर? तो ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत पाया जाता है कोई बताएगा? कहेंगे सर 49.85%। कितना प्रतिशत? 49.85%। ऑक्सीजन के बाद आ जाओ तो अगला तत्व क्या पाया जाता है सर भूपरपट्टी पर सर? तो कहेंगे सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। इंग्लिश में ही लिखते हैं सिलिकॉन। और ये कै परसेंट पाया जाता है सर? तो कहेंगे 26.03%। कितना पाया जाता है सर? 26.03% पाया जाता है। आगे चलोगे बाबू तो सिलिकॉन के बाद क्या पाया जाता है सर? तो एल्युमिनियम। याद रखना है भूपरपट्टी पर तीसरा तत्व क्या पाया जाता है सर? तो एल्युमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम किस प्रतिशत में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सर कि 7.28%। 7.28%। यहां से दो क्वेश्चन निकल जाता है। सबसे अधिक मात्रा में भूपरपट्टी पर पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में भूपरपट्टी पर पाए जाने वाला धातु कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में भूपरपट्टी पर पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है? क्लियर है सर? बोलो बात डन है सर? 3 क्वेश्चन यहां से लगातार बैक टू बैक बन गया सर। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, उपधातु, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कितना प्रतिशत पाया जाता है सर? तो 7.28%। उसके बाद लोहा पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है? लोहा, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरन। और ये कितना प्रतिशत पाया जाता है सर? तो 4.12%। कितना पाया जाता है सर? तो 4.12%। लोहा के बाद क्या पाया जाता है सर? तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ये क्रम को याद रखना है सर। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और यह कितना प्रतिशत पाया जाता है सर? तो कहेंगे कि यह लगभग पाया जाता है 3.18%। कितना परसेंट? 3.18%। 3.18%। और इसके बाद सर सोडियम। क्या पाया जाता है? सोडियम। कैल्शियम के बाद क्या पाया जाएगा सर? तो सोडियम। क्या पाया जाएगा? सोडियम। बताओ सोडियम का प्रतिशत क्या होता है सर? तो कहेंगे 2.33%। कितना होता है? 2.33%। अगर आपसे बात किया जाए कि सर इसके बाद क्या पाया जाता है सर? तो मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। 2.11%। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अभी तक सोना चांदी नहीं मिल रहे सर, मैग्नीशियम तो इतना आसानी से मिल जाता तो इतना महंगा रहता है। सोचो कि सर खोदे और खोदे की जगह पर सिलिकॉन की जगह पर सोना निकलने लगता। बाबू लोहा की तरह सोना हो जाए तो बताओ उसका कीमत रहेगा? सोच करके देखो वो कीमती क्यों है? क्योंकि कम है।
पैसा इतना कीमती क्यों है? क्योंकि बाहर कोई टांग के नहीं चलता है सर, सब कोई नुका के चलता है, इसीलिए पैसा क्या है सर? तो कीमती है। वरना सर पैसे से कीमती कीमती चीज तो रोड पर भी फेकाल चल रहा है, लेकिन उसको वैल्यू आदमी नहीं दे रहा। पैसा का वैल्यू इसलिए देता है ना आदमी बाबू कि एक लोहा से तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते हो, लेकिन एक पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सब कुछ कहने का मतलब कि पूरा दुनिया केवल और केवल एक चीज का मोहताज है, और वो क्या है सर? तो और पैसा किसी चीज का मोहताज नहीं है। पैसा किसी चीज का मोहताज नहीं है। पैसे का तो एक कीमत है जो उसको पैसा से ही पैसा खरीदा जा सकता है। पैसा क्या खतरनाक चीज आदमी बना दिया है सर, पैसा। और पैसा सोच करके देखो कि वहां तक सोच नहीं पहुंच पाता है कि सर ये अनमोल चीज इतना कैसे बन गया सर, पैसा। सोचो, पैसा कौन बनाया इसको? पैसा। अब आने वाला समय में तो सर पैसा तो और अब नहीं दिखता है। अब किसी को 10,000 देना है तो खाली एक नंबर भेजा जाता है कि ले 10,000 टिप दिलियो चल गिलो तोरा जगह। यही ना हो रहा है? 10,000 टिप दिलियो चल गिलो तोरा जगह। अब सोचो बाबू, इमेजिन करो, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। याद रखना है, एक पैसे से स्वर्ग और नरक सब खरीदा जा सकता है। एक पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, कोई चीज मुहताज नहीं है। इसीलिए याद रखने का है सर कि हम लोगों को पढ़ने का मेन मकसद क्या है? पैसा। आदमी झूठ बोलता है कि पढ़ लिख लेगा ज्यादा तो तुम्हारा अच्छा संस्कार हो जाएगा, ये सब बिल्कुल गलत बात है। अरे अच्छा संस्कार तो माँ बाप भी दे सकता है, लेकिन वो शिक्षा ऐसा किस काम का जो माँ बाप को 2 रोटी ना दे पावे, है ना? लेकिन हमारे यहाँ ऐसा शिक्षा नीति है। ग्रेजुएशन अभी इंटर किया ना बाबू, अब बीए में एडमिशन कराओगे तो बीए में 4 साल ऐसी इन्हें सोने धुनाओगे, कोई काम नहीं है। सोचो कि तुम ग्रेजुएशन करने के बाद तुम 4,000 का इस देश में नौकरी नहीं कर सकते हो। 4 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम 4,000 रुपये का नौकरी नहीं तलाश कर सकते हैं। 4 साल मेहनत करने के बाद केवल और केवल तुमको फार्म भरने के लिए एबल हो जाओगे कि आई लो बीपीएससी का फार्म तो भर देंगे, आया यूपीएससी का फार्म तो भर देंगे, आया एसएससी का फार्म तो भर देंगे, केवल और केवल। लेकिन सोचो कि ये जो ग्रेजुएशन है ना, ये केवल और केवल हम जैसे युवाओं को भटकाने का तरीका है। अब बताओ कि तुम सरकार से नौकरी कब मांगोगे? ग्रेजुएशन कर लोगे तब ने। 4 साल में ग्रेजुएशन करते करते तुम दम तोड़ दोगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज आते जाते 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 तो आर्थिक स्थिति इतना खराब कर देगा कि बाद तुम नौकरी ला चिलेवे नहीं करोगे, तुमको लगेगा करने हम 2 पैसा कमाए के और ढूंढ लो। तो ये केवल और केवल हम जैसे युवाओं को भटकाने का ये तरीका है। सोचो कि जिस ग्रेजुएशन को करके और 4,000 रुपये का तुम नौकरी नहीं कर सकते हो। अभी रोड पे जितना युवा इधर से उधर दौड़ रहा है ना, वो सब के सब ग्रेजुएट दिखता है हमको, सब के सब ग्रेजुएशन के लिए रहता है सर, लेकिन वो 2 रुपये का उसके पास इनकम का स्रोत उस शिक्षा के माध्यम से नहीं। तो काहे का वैसा संस्कार? काहे का वैसा संस्कार? जब पेट पे आफत आयल है, लात मार देंगे वैसा संस्कार के, है ना? तो शिक्षा का मेन मकसद क्या है सर हम लोगों को सर? तो अपना जीविका उपार्जन को सर सरल कर लेना, सीधी सी बात। बाकी सर कोई बकवास नहीं। कितनों आदमी कहते रहे कि शिक्षा का मतलब अच्छा संस्कार, तो अच्छा संस्कार तो कोई भी दे सकता है। एक बैठ के मंदिर का पुजारी भी एक संस्कार दे सकता है तुमको, लेकिन शिक्षा का मतलब क्या हुआ अब वो बताए हमको। अरे संस्कार केवल शिक्षा से थोड़ा मिल सकता है। संस्कार माता पिता दे सकता है, माई मौसी दे सकता है, एक बैठा हुआ बगल का पुजारी दे सकता है ना? एक हमसे बगल में बैठा हुआ अनुभवी आदमी, हमसे ज़्यादा एजेड आदमी है, वो हमको संस्कार दे सकता है। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब समझना है हम लोगों को आज के जनरेशन में कि शिक्षा का मतलब है सर अपना जीविका उपार्जन को जितना आसान से आसान कर लेना। ठीक है सर, बात समझ में आया? संस्कार माँ बाप से हम लोग ले लेते हैं सर, शिक्षा लेकर के हम लोग माँ बाप को 2 रोटी देने का केवल प्रयास करना है कि किसी तरह से उसको 2 रोटी मिल जाना चाहिए। उस दिन उसको लगने लगता है माता पिता को कि मेरा बेटा सफल है। वरना तुम पढ़ लिख करके एक अच्छा संस्कार में रहो और 2 रुपया ना दो पैसा गार्जियन को, तखनी तो कुल संस्कार भुला देता तुम, ठीक ना? कि कितना तू संस्कारी बनल फिर रहे हो ना, कुल संस्कार भुला देता तुम तुरंत। माँ बाप तो छोड़ो, पर परिवार आएगा सेवक 2 ताना मार करके और तुमको निकल जाएगा। अभी तुम लोग को लगता होगा ना कि सब कोई मेरा अपना है। बाबू यकीन मानना, 1 से 1.5 साल इंतजार करो और मेरा बात यकीन मानना, 1 से 1.5 साल बाद अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम्हारा वैल्यू एकदम 0 हो जाएगा समाज में। ये वही समाज है जो कहता है कि शिक्षित बनो, और शिक्षित बन जाते हैं तो यही समाज शिक्षित आदमी को फिर एक्सेप्ट नहीं करने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास फिर नौकरी नहीं रहता है। वही समाज कहता है कि तुम शिक्षित बन जाओ पहले,
और जब तुम शिक्षित बन गए तो उस शिक्षा का पूरा तुमको व्यर्थ में गिनती करवा देगा। काहे? तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। और वही आदमी खड़ा होकर के तुमको पहले ज्ञान देता था कि शिक्षा से संस्कार मिलता है, ये नहीं सिखाया वो कि शिक्षा से ही नौकरी मिलेगा तुमको, और तुमको इधर ध्यान नहीं देना है, उधर ध्यान देना है। मजाल है बाबू कि शिक्षित आदमी कितनों बदमाशी करे ने तो उसका बड़कपन और लड़कपन कहला जाता है, लेकिन एक अनपढ़ आदमी तनी सुन गलती कर देते एकदम बरनाट है, राड़ है तो रेड़ है, तरह तरह का बात सुनने को मिल जाता है। एक पढ़ा लिखा नौकरी वाला आदमी बैठ करके अगर दारू पिए ना तो उसको कहेगा कि लड़का ड्रिंकिंग करता है, और एक अनपढ़ आदमी बैठ करके और ठीक ओकरा से कम भी 2 गिलास पी रहा है तो लड़का पियाक है, लड़का लप्पू है। लेकिन एक आदमी पढ़ल लिखल है, वो दिन भर पैसा भी कमा रहा है, अगर पी खा भी रहा है तो नहीं, ड्रिंकिंग करता है। इज्जत देखो उस शब्द में, क्या इज्जत छुपा हुआ है उसका, और दूसरे के शब्द में देखो कि किस लेवल पे बेइज्जती है। समाज किसी भी पहलू पर तुमको नहीं जीने देता है, ये बात याद रख लेना। समाज को तुमको तभी एक्सेप्ट करेगा जब तुम्हारे साथ उसको फायदा नहीं बल्कि तुम नुकसान में जा रहे हो, तुमको समाज एक्सेप्ट कर लेगा। तुम अगर मेहनत करके तुम आगे बढ़ रहे हो तो आज के डेट में हम समाज का मतलब ये नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का समाज ऐसा ही है। खुल के बोलना है, चाहे 4 आदमी सुन करके चाहे जो भी बोले, जो बात वास्तविकता है उस वास्तविकता बात को हम रख रहे हैं सामने कि समाज ऐसा ही है हमारे पास, जो हमारे आसपास का माहौल है। इसलिए तुमको खुद का डिसीजन लेना है, खुद मेहनत करो, खुद संघर्ष करो, खुद आगे बढ़ो, ऐसा जियो जीवन में कि सर आस पड़ोस को है ये नहीं, हम अकेले हैं, सृष्टि पूरा हमरे ला बनल है। और जिस दिन तुम्हारा खुशी दूसरे पर आश्रित हुआ तो कोई भी आएगा और टिप देगा, तखनिए तुम उदास हो जाओगे। जैसे कोई आदमी तुमको कच कह देता है कि प्रियंका ठीक आदमी नहीं है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, घर एक काम नहीं करती है, और ये बात सुन करके तुम दुखी हो जाते हो। बाबू ऐसा क्या हो गया कि उसको कहने से कि तुम दुखी हो गए? कुछ नहीं, बस एक बटन उसको पता है, वो टिप दिया और तुम दुखी हो गए। सोचो कि अगर उसके बात को अगर हम सुन करके अनदेखा कर देते हमको कोई दुख और कोई सुख मिलेगा? कुछ नहीं। अगर वो 4 को गाड़ी भी दे दिया तो हमको कोई प्रभाव पड़ेगा? वो हर गलिए तनी सुन, कुछ नहीं ऐसा होता है। लेकिन आदमी तुमको टोन दे करके और दुखी कर देगा। तुम्हारे पास अगर कोई बढ़िया काम होने वाला है तो तुम अपना दोस्त को देखोगे तो वो थोड़ा देर के लिए मुंह फुला लेगा ताकि तुर भलाई हो जा रहा है, और ये भी उसी समाज में आता है, वो भी उसी समाज का हिस्सा है जिससे हमारा दोस्ती है, तुम्हारा दोस्ती है। और समाज वैसी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बना है। सब सोचो कि वो जब एक छोटा सा चीज़ तुमको नुकसान देने के फेर में है तो एक भरी समाज तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम 100 गो अच्छा काम कर दो, तुम्हारे दरवाजा पर कोई एक आदमी नहीं चढ़ेगा कि बाबू अच्छा काम किया है, बाबू अच्छा काम किया है, अंदर अंदर घुट करके रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर संतावना देने नहीं आएगा। एक बुरा काम तुम्हारे हाथों से हो जाए, पूरा समाज उठ करके तुम्हारे दरवाजा पर चढ़ जाएगा। ये वो समाज है। तो इसके पीछे नहीं पढ़ने का है, बस अपना काम करते जाना है। कि समाज कहता है कि शिक्षा का मतलब संस्कार, शिक्षा का मतलब पैसा, वही 10 साल बाद ना कमेगा तो तुम ही लात मार देमा, वही समाज में न रह देमा, और कह देगा कि समाज का सबसे बेगरिया आदमी ये है। कह देता है अभी तक आदमियों को, ये है समाज, हमारे आसपास के लोग। तो बताओ ये बात क्लियर हो गया सर? ये किसका है? भूपर्पटी पे बताओ सोडियम आ गया, मैग्नीशियम बताओ मैग्नीशियम का प्रतिशत क्या होता है सर? तो कहेंगे कि मैग्नीशियम का प्रतिशत होता है 2.11%। कितना परसेंट होता है सर? तो 2.11%। और मैग्नीशियम के बाद याद रखना है सर हाइड्रोजन, जो होता है 97%, 0.97%। क्या सर? तो हाइड्रोजन। और यहां से क्वेश्चन रिपीट करता है सर कि भूपर्पटी पर हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो कहेंगे 0.97%। कितना प्रतिशत है सर? तो 0.97%। और 1.39% में अन्य तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? तो अन्य तत्व हैं। कितना में सर? तो 1.39% में, यानी और भी तो तत्व पाए जाते हैं, सोना है, चांदी है, कॉपर है ना, ये सब तत्व है ना। तो ये सब तत्व जो पाए जाते हैं वो कितना प्रतिशत पाए जाते हैं सर? तो 1.39%। तो याद रखना है सर, हमारे शरीर में तत्वों की उपस्थिति पता चला, भूपर्पटी पर तत्वों की उपस्थिति पता चला। बोलो बात क्लियर है सर? ये दोनों जगह से याद रखना है कि एगो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा एकदम निश्चित तौर पर याद रखना है सर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भूपर्पटी पर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है सर? तो 0.97%। 0.97। जबकि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है सर? तो ऑक्सीजन। और उसके बाद कौन सा है सर? तो सिलिकॉन। एल्युमिनियम का नंबर कितने नंबर पे आता है?
तीसरे नंबर पे, लेकिन आपको इसको पहले नंबर पे घसीट के लेके चला जाएगा। कैसे सर? कि भूपर्पटी पे पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सा है? तत्व पूछेगा तब कौन सा है, धातु पूछेगा तब कौन सा है। अगर अधातु भी पूछ दिया तब कौन? अधातु, ये उपधातु है सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु है, ऑक्सीजन ही हो जाएगा सर। बोलो बात क्लियर है सर? तो ये क्या था सर? तो सारा का सारा तत्व था जो हमारे शरीर में और भूपर्पटी पर उपस्थित है। वो तो तत्व क्लियर हो गया सर, तत्व क्लियर हो गया सर। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे सर? तो यौगिक, क्या पढ़ रहे थे? और आज यौगिक को पढ़ना और यौगिक के गुण पर ध्यान देना है, थोड़ा सा यौगिक पर ध्यान देना। 10 मिनट का क्लास है और 10 मिनट में तुम्हारा एक टॉपिक क्लियर, कल इसका क्वेश्चन आंसर खत्म कर देंगे सर। यौगिक जो है बाबू, ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु को, 2 या 2 से अधिक परमाणु को अभिक्रिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं सर? अभिक्रिया करवाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु को क्या करवाओ? अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। किस गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है? तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है। नए गुण वाला क्या बनता है सर? तो पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। याद रखना है सर कि ये तो सर 2 या 2 से अधिक परमाणु को या 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला रहे हैं सर, लेकिन याद रखना है कि यौगिक बंधों में यह जो अनुपात होगा, यह अनुपात कैसा अनुपात होगा? तो कहेंगे एक निश्चित अनुपात में होगा सर। कैसा अनुपात में होगा? तो कहेंगे ये जो अनुपात होगा वो कैसा होगा सर? तो निश्चित अनुपात। कैसा अनुपात होगा? निश्चित अनुपात। तो जो यौगिक का निर्माण होता है वो कैसे निर्माण होता है सर? तो एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ेगा। साथ साथ इसको क्या करना पड़ेगा सर? तो ये निश्चित अनुपात के साथ साथ इसमें सर 2 या 2 से अधिक रहना चाहिए सर। साथ में जब ये पदार्थ का निर्माण होगा तो ये नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहां समझना, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओ तो ये क्या बना लेता है सर? H2O। तो याद रखना सर कि हाइड्रोजन गैस अवस्था में था और ऑक्सीजन भी, और ये दोनों को अभिक्रिया करवाएं सर तो ये किस अवस्था में चला गया? क्या गुण बदल गया? गुण बदल गया। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी और 2 या 2 से अधिक तत्वों को अभिक्रिया करवाया जाएगा तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? नए गुण वाला। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवा दिया जाए तो ये बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 2 से गुना कर दो सर तो ये संतुलित हो गया सर। तो बताओ बाबू कि ये जो तत्व, ये जो पदार्थ बना, ये तत्व कहलाएगा कि यौगिक कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यौगिक। जैसे नाइट्रोजन गैस को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करवा दिया जाए तो ये बना लेगा NH3, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? अमोनिया। क्या कहते हैं सर? अमोनिया। तो बताओ ये अमोनिया तत्व होगा या यौगिक होगा? क्या होगा सर? तो काहे कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना है सर। तो याद रखना है बाबू कि जो तत्व होते हैं उसके सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, लेकिन यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, किसके यौगिक को? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को। किसको? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यानी अणु का जो निर्माण होगा सर वो जब परमाणु प्लस परमाणु मिलेगा, परमाणु प्लस क्या मिलेगा सर? परमाणु, तब ये किसका निर्माण कर लेगा सर? तो अणु का निर्माण कर लेगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो ये सब के सब क्या है सर? तो यौगिक है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को उसको एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करवाया जाए तो जो नए गुण वाला पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो यौगिक कहते हैं। बोलो यहां तक बात क्लियर है सर? यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन होता है सर? तो अणु। क्या होता है सर? परमाणु का आकार गोलाकार। कैसा आकार का होता है सर? लेकिन सर अणु का आकार कैयक आकार में होता है। याद रखना है सर कि जो अणु का आकार होता है, किसका आकार की बात कर रहे हैं? अणु का आकार। ये त्रिभुजाकार भी होता है। कैसा होता है सर? त्रिभुजाकार होता है सर। कैसा होता है सर? तो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। कैसा होगा? वर्गाकार। ये कैसा होगा सर? तो वर्गाकार या त्रिभुजाकार या किसी और आकार में हो सकता है, लेकिन याद रखना कि सर जब भी परमाणु होगा तो वो किस आकार में होगा सर? तो गोलाकार में होगा। किस आकार में होगा? गोलाकार में होगा। बोलो बात क्लियर है सर? डन है? क्लियर है? जैसे में आप यहां से अब केयर करना कि सर यौगिक का जो निर्माण होता है वो एक निश्चित
अनुपात में होगा, अनिश्चित अनुपात में नहीं होगा सर। अगर जैसे में हम कहने का मतलब है मेरा कि अगर हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दिए तो ये बन गया H2O। क्या बन गया सर? जिसका हम लोग नाम क्या दे दिए हैं सर? तो जल। लेकिन तुम सोचो कि अगर इसको हम H2O ना लिख करके इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2 अनुपात। इस अनुपात को बदल देते हैं और H2O2 लिख देते हैं। इसका नाम बदल जाएगा, इसका गुण बदल जाएगा, इसका काम बदल जाएगा। इसका नाम देते हैं सर हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम देते हैं सर? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या देंगे सर? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम देंगे सर इसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद रखना सर कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हो? CO2 को क्या कहते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित अनुपात का मतलब समझो कि अगर सर इसके अनुपात को बदल देंगे सर, यौगिक का पूरा गुणधर्म में बदल जाएगा सर। कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ बाबू कि कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:2। लेकिन अगर हम कह दे बाबू CO खाली लिख दे तो इसका नाम क्या दोगे तुम? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम दोगे इसका? कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसका नाम क्या दोगे तुम? कार्बन मोनो ऑक्साइड। और ये कार्बन मोनो ऑक्साइड में बताओ कार्बन क्या एगो है? एगो। ऑक्सीजन भी क्या एगो है? एगो। लेकिन यहां देखो 1:2 में था, यहां देखो 1:1 में है। इसका मतलब क्या हो गया सर? कि अनुपात बदल दिए, यौगिक का गुण बदल गया। यौगिक का अगर जल बनाना है, पानी बनाना है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाएंगे तब क्या बनेगा सर? तो जल। अगर इस अनुपात को बदल दो, हाइड्रोजन भी 2 कर दो और ऑक्सीजन भी 2 कर दो, तब ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बोलो बन जाएगा सर। तो यानी सर यौगिक के अगर हम अनुपात को बदल देते हैं तो उस यौगिक का क्या हो जाता है सर? तो पूरा का पूरा गुणधर्म में बदल जाता है। बोलो बात क्लियर है? इसीलिए कहता है यौगिक क्या होता है सर? तो एक निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है सर? तो एक निश्चित अनुपात में होता है। और यौगिक जो होता है बाबू वो 2 या 2 से अधिक तत्व या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। किससे बनता है सर? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। और वो जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ का गुण रहता है जो दूसरे गुणों से क्या रहता है सर? तो भिन्न रहता है। जैसे कहने का मतलब है ना बाबू, यहाँ पर उदाहरण दे रहे थे ना कि H2O, ये देखो गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, लेकिन ये जो पदार्थ का निर्माण हो गया किस अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में हो गया सर। किस अवस्था में हो गया? याद रखने का है सर कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु का आपस में संयोग करेंगे तब वो क्या बनेगा सर? तो यौगिक बनेगा। यौगिक भी कई प्रकार का था सर? तो 2 प्रकार का। कई प्रकार का था? 2 प्रकार का। सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालेंगे सर और लिखेंगे यौगिक का प्रकार। किसका प्रकार? यौगिक का प्रकार। तो बताओ यौगिक का प्रकार में यौगिक कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। एक को क्या बोल रहे थे? कार्बनिक यौगिक। क्या बोल रहे थे? कार्बनिक यौगिक। और एक को क्या बोल रहे थे? अकार्बनिक यौगिक। क्या कह रहे थे सर? अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। अब बताओ कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे सर और अकार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे? तो जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहेगी उसको क्या कहेंगे? जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं रहेगी उसको क्या कहेंगे? अकार्बनिक यौगिक। जैसे में सर थोड़ा सा केयर करना, यौगिक के गुण पे तो आज नहीं है बात कर पाएंगे, कल ही बात कर पाएंगे, लेकिन पहले कार्बनिक यौगिक पर ध्यान देना। पहले के समय में लोग ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक बनाया नहीं जा सकता है। जब भी इसको प्राप्त किया जा सकता है सर तो कहाँ से? तो जीव जंतुओं से। लेकिन सर बाद में इसको भी लैब में बना दिया गया। जो क्लास 10th में कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था होलर। क्या नाम था सर? तो है ना, वो क्या किया था सर? तो सबसे पहले क्या किया था? तो सर संश्लेषित करके और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाने का प्रयास किया और बोला कि कार्बनिक यौगिक जो होता है वो केवल और केवल जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको बनाया भी जा सकता है। और लगभग उसके बाद 1.5 करोड़ से ज़्यादा कार्बनिक यौगिक बना करके आदमी रख दिया। जबकि पहले के ज़माना में कहा जाता था, पहले के समय में, कि कार्बनिक यौगिक केवल और केवल जीव जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कार्बनिक यौगिक की जरूरत पड़ गई तो किसी न किसी जीव से या जंतु से या पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा सकता है, उसको बना आप नहीं सकते। जैसे ब्लड अभी तक लैब में आदमी बना नहीं पाया है। जब भी किसी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो किसी एक आदमी से निकालना पड़ेगा, तब दूसरे आदमी में चढ़ाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर सोचो कि ब्लड बनने लगता लैब में सर तो कितना आसान हो जाता ये काम, है ना। लेकिन सोचो कि अगर मान लो कि अभी हमको अगर 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है तो 1 यूनिट ब्लड दुकान से नहीं आ सकता है। जब भी निकलेगा तो किसी के शरीर से निकलेगा और किसी के शरीर में डल जाएगा। सोचो कि ये कितना लिमिटेड मात्रा में है सर। इसीलिए कहा गया है रक्तदान महादान। इससे बड़ा दान धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। आप पैसा भी 10 लाख दे सकते हो, लेकिन 1 यूनिट जो ब्लड दे रहे हो वो
उस दान से वो 10 लाख रुपया भी छोटा बन जा रहा है। 10 लाख रुपया कमा सकता है आदमी। 1 यूनिट ब्लड कहाँ से बना सकता है आदमी? सोचो साइंस कहाँ से कहाँ तक डेवलप कर गया। AI टेक्नोलॉजी आ गई है ना। किडनी खराब हो गया है तो बगल से किडनी लग जा रहा है, लेकिन ब्लड बना नहीं पाया आदमी अभी तक। मैंने चीज़ तो सर नहीं बना पाया। अभी साइंस को डेवलप करना बहुत बाकी है। साइंस सोचता है कि हम ये कर लिए हैं, वो कर लिए हैं, वो कर लिए हैं। अभी साइंस पृथ्वी से अपना एक कदम भी नहीं निकाला है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है। चंद्रमा पर चले गए, मंगल पे चले गए, बुध पे चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, आप कहीं नहीं जा पाए हैं। अभी एक कदम भी नहीं निकाले हैं इस ब्रह्मांड से। ये ब्रह्मांड में अभी रिसर्च करने के लिए इतना कुछ बाकी है। अभी तो लोग जमीने पर रिसर्च कर रहा है, अभी पानी के अंदर गए भी नहीं किया है। समुद्र में पृथ्वी तल पर से ज़्यादा जीव निवास कहाँ करता है? समुद्र तल में। यहाँ जितने वैरायटी का जीव जंतु देखने को मिलता है ना, इससे कई गुना ज़्यादा जीव जंतु कहाँ निवास करता है? जल में। बात समझ में आया? पहले ये दुनिया स्थल होने से पहले ही पूरा का पूरा ये क्या था? जलमग्न था। यानी सारे जीव जंतु का सर सबसे पहले सर निर्माण कहाँ से होना शुरू हुआ सर? तो पानी में एक ऐसा गुण होता है ना बाबू को, पानी को छोड़ दो, ओकरा में तनी मनी कुछ कीड़ा कचरा फेंक दो, दाल भात चावल फेंक दो, देखो वो जीव बन जाएगा। कुछ दिन बाद कीड़ा हो जाएगा, ओकरा में पनप जाएगा अपने से। वो पानी में क्वालिटी है कि कई एक चीज़ का निर्माण कर देता है। बात समझ में आया? और ये पृथ्वी है, यहाँ बढ़िया चीज़ आकर के आदमी जीते जी मर जाता है, वो पानी है। तो सबसे पहली बात याद रखना कि अभी साइंस बहुत दूर तक डेवलप नहीं किया है। अभी खोजना पूरा ब्रह्मांड बाकी है इसको। कहाँ सर? अभी हम लोग यहाँ से निकल के खाली चंद्रमा पर गए हैं। मतलब यूँ समझ लो कि एक पूरे सा पूरा राज है इतना बड़ा, ओकरा में से एक घर में एक रूम से निकल के दूसरे रूम में साइंस गया है। अभी साइंस को डेवलप होना इतना बाकी है सर। इतनी सुन डेवलप किया और इतना खतरनाक खतरनाक चीज़ बना दिया। सोचो कि जितना स्पीड ध्वनि जाता है उतना स्पीड फाइटर जेट चलता है। सोचो ध्वनि की स्पीड कितना है, यहाँ से चिल्लाएंगे तो रोड पे आवाज जाने में कितना सेकंड समय लगेगा, उतना स्पीड जहाज चलने वाला बना दिया। ब्लड नहीं बना पाया। दुख की बात तो यहाँ है, क्या डेवलप कर गया साइंस? कुछ भी नहीं। आ जाओ, ये कैसे डेवलप करेगा? सोचो हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं। मोदी जी आए, धारा 370 राताराती खत्म कर दिए, नोटबंदी राताराती हो गया है ना। अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट आदमी होते जा रहा है ना। राताराती गुटखा नहीं बंद हो सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा। ताज्जुब की बात तो यह है कि जी कंपनी गुटखा बनाती है और जिसको खाने से कैंसर होता है, वही कंपनी कैंसर की दवा भी बनाती है। ITC कॉपी पर भी लिखल दिखता होगा ये ITC। देखो कॉपी में एकदम किनारे क्लासमेट का कॉपी लोगे ना, तो अगर किनारवा में ऐसे लिखल रहेगा बड़ी सजा के ITC। कॉपी भी बनाती है कि पढ़ो लिखो गुटखा खाओ, कर दवा भी हम ही देंगे तुमको, बाद में कैंसर हो जाएगा तो निपट जाओ। ताज्जुब की बात यह है, और सारा कुछ सरकार के निगरानी में होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पीठ पीछे हो रहा है। तुमको दारू कहाँ कहाँ बिक रहा है तुमको नहीं पता है? पता है हमको भी। क्या सोचो कि एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद जब हमको पता है, सरकार को नहीं पता है? सब पता है। लेकिन सोचो कि जो गुटखा बनाने वाली कंपनी है, अगर तुरा 10 करोड़ रुपया ले जाकर के दे दी तो तुम उसका बंद करने के लिए सोचोगे कभी कि बंद हो जाए? कभी कभी नहीं। बस वैसा ही बात है। सोचो, इमेजिन करने की बात यह नहीं है कि सर गुटखा बनाया जा रहा है। इमेजिन करने की बात यह है कि जो कंपनी गुटखा बनाती है वही कंपनी कैंसर का दवा भी बनाती है। इमेजिन करके देखो। अब सरकार इसको कितना खर्च करती है इस पे? एक तो सर किसी को कैंसर हो गया तो उसको फ्री में ट्रीटमेंट भी देना है, साथ साथ पूरा साल इस बात का कैंपेन चलाना है कि धूम्रपान से निषेध होता है। कितना खर्च करती है प्रचार प्रसार पे सरकार? कि करना भी नहीं है, बनवा भी रही है, चंदा भी ले रही है, बेचवा भी रही है, कैंसर का दवा भी ओकरे से बेचवा रही है, कैंसर भी ओकरे से बेचवा रही है सरकार। और अपने से प्रचार भी कर रही है कि धूम्रपान करना निषेध है। सोचो कि किस लेवल तक हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तुम समझ नहीं पाओगे बाबू कि सरकार हम लोगों को पूरा का पूरा संयंत्र रचती है। कोई सरकार हो ये नहीं चाहती है कि तुम पढ़ो लिखो, कोई सरकार नहीं। तुम बैठ करके यहाँ बेंच पे चाह रही हो ना, सरकार ये भी नहीं चाह रही कि तुम पॉलिटेक्निक करो। कल पॉलिटेक्निक कर लोगे तो तुरंत रोड पे एगो झंडा लेकर के निकलोगे और कहोगे कि हम तो अब डिप्लोमा कर ले लिए, रोजगार दे सरकार अब हमारा, तुम ही कल चिल्लाओगे। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि तुम पढ़ो लिखो। बेरोजगार रहोगे, अपना ईटा पत्थर बालू करते रहोगे, खेत खरियान करते रहोगे, सर कहीं नो रोजगार मांगे जाओगे? हम लोग के पापा किसान वर्ग के आदमी कभी रोजगार के लिए चिल्लाते हैं? मन में ख्याल भी नहीं आता। जे लेकिन तनी सुन भी पढ़ा लिखल है, ओकरा लगता है कि तनी सुन नौकरिया हो जीता है
तो ठीक रखता है ना। तो वही आदमी जो पढ़ लिख लाता है वही सरकार को तंग करता है। इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि तुम पढ़ो लिखो, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर 18% का टैक्स लगा करके रखी है कि एक कॉपी भी खरीदोगे तो 18 रुपया तुमको हमको देना पड़ेगा। और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा भी पीछे से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 18% टैक्स लगा के। सोचो कि जहां ऑक्सफोर्ड है, जहां कैम्ब्रिज है, दुनिया के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, शिक्षा का लेवल वहां पूछो मत कि किस लेवल पे दिया जाता है, वहां शिक्षा इतना महंगा। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों का छत पता नहीं कब गिर जाए, उस पर 18% का टैक्स लगा हुआ है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी लगाते हैं। मूर्ख बनाने का ये तुमको तरीका अपना लिया गया है। तो मूर्ख बनना हम लोगों को नहीं है, हम लोग को पढ़ते रहना है सर, और सिस्टम से पढ़ोगे लिखोगे बाबू तो ये भीड़ में तुम आगे निकल जाओगे। और याद रखना है कि सर जो भी बात पढ़ाते जा रहे हैं पूरा प्रीवियस ईयर्स कल हम उलट करके हम क्वेश्चन टाइप करवा दिए हैं, इसका दिखाएंगे और एक एक क्वेश्चन तुम अपने से बना पाओगे। इसीलिए एक क्लास और समय ले लिए हम। कार्बनिक यौगिक ये कहाँ से प्राप्त की जाती है सर? तो जीव जंतु से। कहाँ से प्राप्त की जाती है सर? तो जीव जंतु से। जैसे सरसों का तेल वो एक कार्बनिक यौगिक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? जीव जंतु से। आजकल तेल लैब में भी बना दिया जा रहा है। यस या नो सर? ऐसी दुकानदारवन कहा हथिन ये 40 रुपये पौवा वाला है और ये 42 रुपये पौवा वाला है, और एकरो से बढ़िया लीजिएगा ना तो एकदम प्योर प्यार का सरसों वाला है जो मिलेगा 45 रुपये पौवा। तो और बाकी सब तेल कहाँ से आ रहा है? बाकी जब प्योर प्यार का सरसों से आ रहा है तो एक ही वो ना तेल आ रहा है, बाकी जो दूगो नीचे क्वालिटी वाला बताएं से कहाँ से आ रहा है? तैयार हो जा रहा है कहीं? बात समझ में आया? तो जो कार्बनिक यौगिक है, ऐसा नहीं है कि हम बबली के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो यही तो तुम मुस्कुरा रही है नीचे नीचे, तो पूरा हम तोरा दुकानदार बने ले ना। देखो ये जो प्राप्त किया जाता है ये यौगिक, ये कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है सर? तो जीव जंतु से। जैसे में सर आपको यहाँ पर देखो तो जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो उसी को ना कार्बनिक यौगिक कहोगे। जैसे में C6H12O6, क्या इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित है सर? है ना, कार्बन 6 गो। कार्बन कै गो है बताओ? ये कैसा यौगिक है? आपसे हम पूछते हैं CH4 मीथेन का नाम सुने हो ना, ये भी कैसा यौगिक है? लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं क्या H2O ये भी तो एक यौगिक है, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित। HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है सर, है ना? क्या इसमें भी तुमको कार्बन की मात्रा कहीं दिख रही है? नहीं सर, ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। आपसे पूछ दिया जाए सर, जैसे में मान लो बाबू कि NH3 अमोनिया की बात किया जाए, क्या इसमें भी कार्बन की मात्रा उपस्थित है क्या? नहीं। तो बताओ बाबू, आपसे चुनने के लिए आएगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है और कौन अकार्बनिक यौगिक है? बोलो पहचान लेंगे सर। जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहेगी वो कैसा यौगिक होगा? कार्बन डाई कार्बन है, कैसा यौगिक है? जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहेगी वो क्या रहेगा? जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एकरो में कार्बन दिख रहा है क्या? ये वही बात है सर, चिनिया बादाम में चीनी नहीं दिखता है, ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। क्या क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। थोड़ा सा ख्याल करना है, ही नहीं कि झट से दे देना है कि कार्बन दिख रहा है सर और ये भी एक कैसा यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक है। नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है बाबू, ये कैसा यौगिक है तो अकार्बनिक। ये कार्बन नहीं, क्लोरीन छूछे दिख रहा है। बोलो बात क्लियर है? तो क्या कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर स्पष्ट हो जाएगा सर? कि जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहेगी, जो जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाएगा वो यौगिक कैसा कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। जैसे घी कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। जीव जंतुओं से प्राप्त है सर, भले ही ओकरा में हमको कार्बन ना दिख रहा है लेकिन प्राप्त वो कहां से है? दैट मीन्स वो कैसा यौगिक है? तेल में भले ही हमको कार्बन ना झलक रहा है लेकिन वो प्राप्त कहां से है? पेड़ पौधा से है ना सर? दैट मीन्स वो यौगिक कैसा यौगिक है? जैसे ग्लूकोज में हमको कार्बन साफ साफ दिखता है सर, बताओ बाबू ये कैसा यौगिक है? लेकिन जल में हमको कार्बन नहीं दिखता है सर, इसलिए ये क्या है सर? जैसे में चावल एक कार्बनिक है, उसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है सर। बात समझ में आया? तो बताओ, इसीलिए हमारे शरीर को ना बाबू दोनों यौगिक की आवश्यकता पड़ती है, कार्बनिक यौगिक की भी और जल की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी अकार्बनिक यौगिक की भी। और सर हमको जैसे ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड है सर, उसके बाद तेल है सर, चावल है सर, दाल है सर, है ना, घी है सर, डालडा है सर, ये सब के सब कैसा यौगिक है सर? तो कार्बनिक यौगिक। वो सब में क्या है बाबू? तो जो भी जीव जंतु से प्राप्त हुआ उसमें कार्बन की मात्रा है।
कार्बन की मात्रा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो कार्बनिक यौगिक। बोलो बात क्लियर है सर? कोई दिक्कत है? कल इसका हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक चैप्टर में कौन कौन सा आया सर? तो तत्व का भौतिक गुण, तत्व का रासायनिक गुण, उसमें से हम लोग ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा और बीएससी को पढ़े हैं। और अगला हम लोग क्या पढ़े हैं? तो अगला जो हम लोग पढ़ने का प्रयास किए हैं वो क्या पढ़ने का प्रयास किए हैं? तो याद रखने का है सर कि ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये पढ़ने के साथ साथ हम लोग आगे जो पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े हैं सर कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, हाँ हम लोग क्या पढ़ लिए हैं सर? तो तत्व पढ़ लिए हैं। और क्या पढ़ लिए हैं सर? तो यौगिक पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं? यौगिक पढ़ लिए हैं। तत्व पढ़ लिए हैं और यौगिक पढ़ लिए हैं। तत्व पढ़ लिए हैं और यौगिक पढ़ लिए हैं। बोलो बात क्लियर है? तत्व और यौगिक। बोलो यहां तक मैटर क्लियर हो गया? कोनो दिक्कत है? इस एक्सरसाइज को हम लोग क्या कर लेंगे सर? तो पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर कर लेंगे कल के क्लास में। पूरा एक चैप्टर हो जाएगा समाप्त, जिसमें से हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने रखेंगे। बोलो बात डन है सर? कोनो दिक्कत है?